अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे जनाब ऑर्बिटल मैकेनिक्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और ये जो बुक है ये हॉवर्ड कर्टिस ने लिखी हुई है, हॉवर्ड डी कर्टिस उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल मैकेनिक्स जो है बेसिकली ये सिलेशियल मैकेनिक्स भी इसे कहा जाता है और ये स्पेस साइंसेज में आमतौर पर पढ़ाई जाती है। ये जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 3 है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। उसका आर्टिकल 3.2 है जिसका नाम है जी टाइम सिंस प्रेप्सिस। प्रेप्सिस क्या है? यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मैंने ये एक स्फीयर लिया जिसको मैंने ई लिखा है, यानी कि अर्थ है, और ये है हमारा मून। लेट्स सपोज यहाँ पर आप मून भी ले सकते हैं और कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज़ किसी दूसरे के इर्द गिर्द मूव करती है एक ऑर्बिट के अंदर, तो यूजुअली वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करती हैं। वो एक स्पेशल केस हम खुद लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन को आसान कर सकें। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्बिटल मैकेनिक्स के अंदर स्पेशली जो कि हकीकत में मौजूद है हमारे पास, उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी चीज़ मूव करे। वो यूजुअली इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करती है चीज़ जो होती है। जैसे ज़मीन की जो हरकत है उसके इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द, वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के इर्द गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही मूव कर रहे हैं। प्रैप्सिस क्या है कि जो चीज़ ऑर्बिट में मूव कर रही है, यानी कि हम यहाँ पर मून की एग्जांपल ले रहे हैं कि मून जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है। किसके इर्द गिर्द कर रहा है? अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रहा है वो। अब इस रोटेशन में जब चांद सबसे ज़्यादा करीब आएगा ज़मीन के, वो कोई एक पॉइंट होगा, तो वो जो पॉइंट जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा करीब आता है उसके, उसको बोलते हैं प्रेप्सिस। यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये मैं लाइन इसको कलर कर देता हूँ, ये रेड कलर की जो लाइन है यहाँ पर, सपोज़ हम ये कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा करीब आता है चांद अपनी हरकत के दौरान पूरे एक सर्कल के दरमियान, सर्कल कह रहा हूँ सॉरी, पूरे ऑर्बिट में कह लें। अब पूरे ऑर्बिट में जब यहाँ से गुजरता है इस पॉइंट पी से, तो इस वक्त ये सबसे ज़्यादा करीब होता है ज़मीन के, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रेप्सिस कहेंगे। ठीक है, अब ये चूँकि इसके बिल्कुल करीब आता है, इस जगह ये एक स्पेशल चीज़ है, इसको हम ले लेते हैं एज अ रेफरेंस। जब हम एज अ रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ से फिर हम कोई भी अपनी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है चूँकि चीज़ जो है वो एक ऑर्बिट में मूव करती है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो इसका जो डिस्टेंस लेते हैं वो यहाँ पर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एंगल थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, जैसे एक और लेते हैं, ये ले लेता हूँ मैं कलर। फर्स्ट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन आती है, फिर उसके बाद यानी कि ये जो चांद है यहाँ पर है पहले, बाद में मूव करता हो यहाँ पर आ गया, उसके बाद मूव करता यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर। अब हमने यहाँ से लेना है, हर बार हमने इसी पॉइंट से ही हमने स्टार्ट करनी है अपनी कैलकुलेशन। हम कहते हैं कि प्रैप्सिस से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अब चला गया, इसको हम पहले वाले को कह लेते हैं थीटा 1, इसको कह लेते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा इसको हम कह लेते हैं थीटा 2। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, लेट्स सपोज ये वाला आ गया, इसको हम थीटा 3 कह लेते हैं। तो ये वैल्यू वेरी करेगी इसकी हर बार, और हम कहाँ से लेंगे? हमेशा प्रैप्सिस से ही लेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है जिसमें सबसे ज़्यादा करीब होता है। कोई भी सैटेलाइट, कोई भी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सेंटर के करीब तरीन होता है। यहाँ पर हमने एक स्पेशल केस ले लिया है चांद का और ज़मीन का। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो एंगल है यहाँ पर थीटा क्या आ गया है? 0 आ गया है। उसके बाद आगे एंगल की वैल्यू चेंज होती रहेगी और ये 360 डिग्री तक जाएगी, ये आपको पता है। ठीक है, तो टाइम सिंस प्रैप्सिस का मतलब है कि ये इस पॉइंट के बाद इसने कितना टाइम लगाया है अगली पोजीशन में जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? टाइम सिंस प्रैप्सिस। ठीक है, जितना भी वो टाइम आएगा प्रैप्सिस के बाद उसको हम टाइम सिंस प्रैप्सिस बोलते हैं। ठीक है, और प्रैप्सिस पी से स्टार्ट होता है तो इसलिए हम इसको यूजुअली टी पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। ठीक है, कि कितना टाइम लगा है। अच्छा जी, अब करते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट इसकी। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा है, इक्वेशन नंबर है 2.37 के अंदर। ठीक है, वो क्या आता है हमारे पास? वो आता है h इज़ इक्वल टू आर स्केयर थीटा डॉट आता है हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ से हम ले सकते हैं थीटा डॉट की वैल्यू। थीटा डॉट क्या है आपको पता है? एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास। ठीक है, h ओवर आर स्केयर इज़ इक्वल टू थीटा डॉट आ जाता है। आपको पता है थीटा डॉट का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इसको लिखेंगे डी थीटा बाय डी टी इज़ इक्वल टू एच ओवर
आर स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। अब आर की जो वैल्यू होती है रेडियस की, वो हमने पहले पढ़ी हुई है, वो किसके इक्वल है, वो है जी एच स्क्वायर ओवर म्यू इंटू 1/1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आती है। ठीक है जी। इस वैल्यू को हमने अब, ये वाली जो आर की वैल्यू है, इसको उठाकर हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर कर लें, एक ही बात है, क्योंकि वो और ये इक्वेशन सेम है, सिर्फ हमने डी थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पर रखी है, डी थीटा बाई डी। अच्छा, ये तो क्या आ जाएगा, एच ओवर, यहाँ पर अब क्या है, ये आर मौजूद है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को प्लेस कर देना है। तो करते हैं, क्या आएगा जी हमारे पास, एच स्क्वायर ओवर म्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, एच स्क्वायर ओवर म्यू इंटू 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा आ गया। ठीक है जी। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो ख़त्म हो जाती है चीज़, यानी कि 1 ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ तो वैसी रहती है। अच्छा, यहाँ पर आर का स्क्वायर मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका भी क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको करते हैं ओपन स्क्वायर को, डी थीटा बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा, एच ओवर, यहाँ पर है एच स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर कितनी होती है, 4, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एच पावर 4 होल डिवाइडेड बाय, अब म्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना, ये सबको मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। ये डबल रेसिप्रोकल है, तो ये जो सारे का सारा फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा, तो डी थीटा बाई डी टी जो आएगा हमारे पास एच, और ये ऊपर चला जाएगा सारे का सारा, तो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और होल डिवाइड बाय एच की पावर 4 जो है वो नीचे मौजूद है, तो ये अब कैंसिल आउट हो जाते हैं एच की पावर 4 एच के साथ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल डी थीटा बाई डी टी इज़ इक्वल टू म्यू स्क्वायर 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर ओवर नीचे का आ जाएगा एच क्यूब। ठीक है, क्योंकि पावर 4 से ये कट गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्यों करना है, क्योंकि हमें ये जो हमारा पूरा सर्कल मौजूद है, सर्कल कह रहे हैं या एलिप्स कह रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो ऑर्बिट मौजूद है, हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो जब पूरी चीज़ के लिए कैलकुलेशन करनी हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं चीज़ को। ठीक है, लेकिन शर्त है कि चीज़ सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर चीज़ सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है, तो उसके लिए फिर हम उसको सम अप करते हैं, सिग्मा का साइन यूज़ करते हैं। अच्छा, और उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स 2 हैं इस जगह पर लेफ़्ट साइड पर, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को, एक तरफ डी थीटा रख लेते हैं, दूसरी तरफ डी टी ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डी थीटा, तो यहाँ पर साथ में क्या रहेगा, ये वाला फैक्टर जो है पूरे का पूरा जिसमें थीटा मौजूद है, इसको हम इधर ले आएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इस साइड पर, तो 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब ये डी टी इधर ले जाएंगे ऊपर, तो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर ओवर एच क्यूब डी टी आ गया। ये बात याद रहे कि जो भी वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर थीटा है और इस साइड पर टी है, ये वेरिएबल हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, कभी भी ये डिवाइड में नहीं, यानी कि नीचे नहीं आते हैं, डिनोमिनेटर में कभी नहीं आएगा, हमेशा जब भी जाएगा यहाँ पर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर। ठीक है जी। अब आप इसको बेशक एक तरतीब दे लें, डी टी म्यू स्क्वायर ओवर एच क्यूब इस साइड पे लिख लिया हमने, और इसको लिख लिया दूसरी साइड पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि जो राइट साइड है हमारी ये एक्सपैंड होनी है, लेफ्ट साइड एक्सपैंड नहीं होनी, इसलिए हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं। वैसे भी हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो टाइम है, टाइम सिंस प्रेप्सिस है, तो इसलिए लेफ्ट साइड पर वो चीज़ रखते हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये 2 रीज़न है इसको इस साइड पर रखने की। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन एक, लेकिन हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, वो ये कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरे के पूरे ऑर्बिट के लिए। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमें इसकी साथ में लिमिट भी मौजूद हो, क्योंकि वो जो हमारे पास ऑर्बिट आ रहा है उसकी एक लिमिट है। तो लिमिट स्टार्ट कहाँ से होगी, टाइम की, वो मैंने आपको बताया कि टाइम कहाँ से स्टार्ट होना है, जहाँ पर प्रेप्सिस है। ठीक है, तो टी पी आएगा नीचे, टाइम एट प्रेप्सिस। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक जाएगा, कोई भी अननोन वैल्यू, क्योंकि हमने पूरे ऑर्बिट में कहीं भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम को। हम चाहते हैं तो हम थीटा 2 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, थीटा 3 के लिए, थीटा 4 के लिए, किसी के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो चूँकि अननोन है तो इसलिए हम उसको क्या नाम दे देते हैं, टी का, सिंपल। ठीक है, यानी कि टी पी से लेकर टी तक, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर ओवर एच क्यूब इंटू डी टी आ जाएगा।
इस तरह हम राइट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी पी से, और टी पी पर एंगल क्या था हमारा, जीरो, मैंने आपको पहले बताया, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, 0 डिग्री लिख लें बेशक। और कहाँ तक जाना है, अननोन एंगल हमें नहीं पता, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमने एक जनरल फार्मूला देना है, तो हम उसको कह लेते हैं कि किस एंगल तक जाएगा, उसकी लिमिट अननोन एंगल है, हमें नहीं पता, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। तो एक जनरल वैल्यू के लिए हम थीटा रख लेते हैं। तो आगे क्या आएगा, डी थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब इंटीग्रेट करना है, तो ये जो फैक्टर आ रहा है हमारे पास, ये सारे का सारा ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू स्क्वायर ओवर एच क्यूब, और इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा हमें, हमेशा वेरिएबल को, तो टी पी टू टी डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, इस फैक्टर को ऐसे रहने दें क्योंकि सारे फसाद की जड़ यही है, 0 टू थीटा आ जाएगा, डी थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी इंटीग्रेशन है। वो क्या है कि यहाँ पर 1 मौजूद है, तो डी टी का जो इंटीग्रल आएगा वो सिंपल टी आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी जी, टी पी टू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा जी, म्यू स्क्वायर ओवर एच क्यूब, और लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू थीटा, ये सारे का सारा एज इट इज़ आ जाएगा, लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो पैरेप्सिस है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दोबारा एक बार देख लेते हैं फिगर को, ये फिगर है हमारे पास, यहाँ पर जो पैरेप्सिस है उसका जो टाइम आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर चूंकि एंगल 0 है और यहीं से हम स्टार्ट करें अपनी कैलकुलेशन, तो साफ ज़ाहिर है कि हम टाइम को क्या लेंगे, 0, यानी कि टाइम एट पैरेप्सिस क्या होगा, 0, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी से हमने कैलकुलेशन लेकर जानी है आगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 0 लेंगे, तो टी पी इज़ इक्वल टू 0। तो आगे क्या आएगा, इक्वेशन आएगी म्यू स्क्वायर ओवर एच क्यूब, टी माइनस 0 है, ये वाला 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत है, इंटीग्रल 0 टू थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस ई कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जिसको हमने आगे अपनी सारी कैलकुलेशंस में यूज़ करना है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये एक जनरल इक्वेशन है टाइम सिंस पैरेप्सिस की, ये टी जो है टाइम सिंस पैरेप्सिस को शो ऑफ करता है। ठीक है, इसमें चूंकि हमने टाइम को फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों चीज़ें जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस साइड पे भी आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है, वो बाद में देखेंगे। तो ये वाला जो फैक्टर आ रहा है हमारा राइट साइड पर, इसमें क्या चीज़ है, इसमें एंगल थीटा मौजूद है, जो मेन चीज़ है हमारी, इसको हमने इंटीग्रेट करना है अपने पूरे पाथ के लिए, पूरे ऑर्बिट के लिए। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या मौजूद है, वो है ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है, ये आपको पता है। तो इन दोनों की वजह से, ई की वजह से भी और थीटा की वजह से भी ये वेरिएशन आती है, यानी कि डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिट है। अगर तो सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसके लिए ई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू चेंज होगी, और अगर हम बात करते हैं इलिप्स की बात करते हैं, या हाइपरबोला या पैराबोला की बात करते हैं, तो उसके लिए भी इनकी वैल्यू चेंज आनी है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है। अगर हम बात करते हैं सर्कल की, लेट्स सपोज सी लिख लेता हूँ मैं सर्कल के लिए, तो उसमें ई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो जब भी हम सर्कल की बात करेंगे तो ई क्या हो जाएगी, सेंट्रिसिटी कांस्टेंट। लेकिन जब हम सर्कल की ही बात करेंगे तो उसके हर पॉइंट के ऊपर पूरे सर्कल पर एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, एज अ वेरिएबल होगी। ठीक है, थीटा क्या होगा, वेरिएबल होगा। सर्कल के ऊपर पूरे ऑर्बिट में पॉइंट टू पॉइंट थीटा की वैल्यू तो वेरी करेगी, लेकिन ई कांस्टेंट हो जाएगा सिर्फ सर्कल के लिए। अब अगली बात करते हैं, हम इलिप्स की बात करते हैं। ठीक है, ई लिख लेता हूँ मैं उसके लिए। उसके लिए फिर ई की वैल्यू अगेन वेरिएबल होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर उसकी वैल्यू 0 है सर्कल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैं आई थिंक लेस देन 1 होती है, मेरे सेन में नहीं है अभी। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी वो इलिप्स के लिए चेंज हो जाएगी, ई की वैल्यू, लेकिन वो पूरी इलिप्स के लिए क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इलिप्स के लिए वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो एक दूसरे ऑर्बिट के लिए चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ऑर्बिट क्या था, सर्कुलर था, अगला ऑर्बिट क्या आ गया, इलिप्स आ गया। तो ऑर्बिट टू ऑर्बिट जो वैल्यू चेंज होती है वो ई की हो रही है।
लेकिन किसी भी एक ऑर्बिट के लिए अगर वो सर्कुलर है या वो हमारे पास एलिप्स है या पैराबोला या हाइपरबोला है, उसके लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन थीटा की वैल्यू हर केस के अंदर चेंज होगी, बेशक वो सर्कुलर हो या वो एलिप्स हो या वो हाइपरबोला या पैराबोला हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो कि एक ख़ास कांस्टेंट रहती है एक ख़ास केस के लिए, एक ख़ास ऑर्बिट के लिए। तो जो ई की वैल्यू है ये कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये जो ई है ये हमारा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आपने एफएससी में लफ्ज़ सुना होगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जिनको ए बी सी वगैरह कहते हैं, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। इसकी वैल्यू एक स्पेशल केस के लिए यानी कि किसी भी एक ऑर्बिट के लिए तो सेम रहती है, लेकिन हर केस के लिए डिफरेंट हो जाती है, यानी कि एक केस में एक ऑर्बिट आ रहा है, दूसरे केस में दूसरा ऑर्बिट आ रहा है, तो उसके लिए चेंज हो जाती है। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल्स पढ़ेंगे उनमें हमने इसी ए इक्वेशन को ही यूज़ करना है, ये वाली जो है इक्वेशन ए को हमने यूज़ करना है और उसमें हमने क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सर्कुलर के लिए ई की वैल्यू और आ जाएगी, थीटा की वैल्यू खैर कांस्टेंट रहेगी उस पूरे केस में, ठीक है, लेकिन वो एज अ वेरिएबल ही डील होगी। और इसी तरह जो अगला केस आएगा उसके बाद एलिप्स का, उसमें ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर उसके बाद अगले में चेंज हो जाएगी, सब में चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।